अस्सलामुअलैकुम। आई एम मस्तान जाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड समझने से पहले आपने ये समझना ज़रूरी है कि आपने एलिमेंट्स की स्टडी होनी चाहिए। आपको एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर लें ताकि केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि एलिमेंट से लिंक है। एलिमेंट्स का कम्बिनेशन की बात करेंगे हम केमिकल बॉन्ड्स में, और आपने एलिमेंट से पहले एटम की स्टडी भी करनी आनी चाहिए ताकि आप एलिमेंट्स के एटम की स्टडी करेंगे तो एक्चुअली एटम ही कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड के। तो स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली है क्या? एक फोर्स का नाम है। केमिकल बॉन्ड एक्चुअली एक फोर्स है और एक ऐसी कुव्वत है जो एटमों को आपस में कंबाइन कर देती है। यानी अगर दो एटम कंबाइन होते हैं, जो कंबाइन होने की सूरत में कुव्वत लगती है, कुव्वत प्रोवाइड हो रही है, दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो दो एटम एक दूसरे पर कुव्वत लगाएंगे, और जो कुव्वत लगाएंगे इसकी सूरत हाल में क्या हो जाएंगे? वो कंबाइन हो जाएंगे। जो कंबाइन होंगे, जो कुव्वत के बाद जो फोर्स जो एलिमेंट कंपाउंड बनेगा वो एक्चुअली क्या कहलाएगा? वो आपको कहलाएगा केमिकल बॉन्ड। अब बात ये कि केमिकल बॉन्ड तो बनता है, फोर्स तो लगती है, एलिमेंट्स तो कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, एटम कंबाइन तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म होगा। लेकिन फोर्स क्यों लगेगी? आखिर फोर्स लगने की वजह क्या है? तो फोर्स लगने की जो वजह है उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल या फिर डुप्लेट रूल। अब आपको समझने वाली बात यह कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, समझ लिए इसको, समझिएगा इसको ताकि आपकी केमिकल बॉन्ड समझ में आ जाए। उसके बाद डुप्लेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल का मतलब ऑक्टा 8 मतलब, डुप्लेट का मतलब 2, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल को समझते हैं। एलिमेंट्स को स्टडी करने से पहले आपको पता है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो ही हो रहा होता है कि एलिमेंट्स क्या कर रहे होते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी अपना आखिरी शेल, अपना लास्ट शेल जो कि अपना वैलेंस शेल कहलाता है, उसे वो कंप्लीट करते हैं। अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इस दौरान क्या हो रहा होगा? एक दूसरे पर फोर्स लग रही होगी, और जो फोर्स लगती है वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। ऑक्टेट रूल में आपको बताया एक ऐसा रूल होता है जिसमें आखिरी शेल, यानी आखिरी शेल को स्टेबिलिटी कंप्लीट करनी है नोबल गैसेस की तरह। जिस तरह नोबल गैसेस का शेल जो होता है फिल्ड होता है, इसी तरह जो कि जीरो एलिमेंट कहलाते हैं वो, ठीक है, जीरो एलिमेंट गैसेस कहलाती हैं वो, ठीक है। तो उनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होती है। तो एलिमेंट्स की क्या नीड होती है? हर एलिमेंट्स की नीड होती है वो अपना आखिरी शेल यानी अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करे और स्टेबिलिटी नोबल गैसेस की तरह वो हासिल कर ले। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अब मैंने आपको एग्जाम्पल देने से पहले आयोनिक बॉन्ड समझा दूंगा, उसके बाद उसकी जो एग्जाम्पल होगी आपने उसी एग्जाम्पल के थ्रू ऑक्टेट रूल को भी सही तरीके से पढ़ लेना, स्टडी कर लेना। तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, मैंने आपको बता दिया फोर्स क्यों लग रही है, क्योंकि ऑक्टेट रूल की पैरवी हो रही है। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या? आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, ठीक है। सबसे पहला जो फोर्स केमिकल बॉन्ड की जो डेफिनेशन जो आपकी केमिकल बॉन्ड के टाइप है वो है आयनिक बॉन्ड। आयन का मतलब आयन बनना, ठीक है। आयनिक बॉन्ड से आयन निकला है। आयन कैसे बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले चैप्टर से मैंने आपको बताया था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो एटम न्यूट्रल होता है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाए? ज़्यादा कम हो जाए तो उस सूरत में क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा, ठीक है। तो आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाए? ज़्यादा या कम हो जाए। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उससे आपने ये एग्जाम्पल से वो एग्जाम्पल उसको भी समझ लेना है, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या होता है? पैरवी हो गया ऑक्टेट रूल की, और जो ऑक्टेट रूल की पैरवी हम करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल के अंदर वो है NaCl, ठीक है। तो NaCl की स्टडी हम करते हैं। Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में? शेलों के इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और चौथे में आपके 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये मैं आपको याद नहीं करवा रहा, ये आपने बस ये फार्मूले के जरिए, थ्रू फार्मूला एक जिसके जरिए हमने 2n² के जरिए हमने क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं किसी भी एटम के अंदर कि कितने इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। उससे हमने आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर लेना होता है। तो एग्जाम्पल क्या है Na और Cl की? अगर Na की एग्जाम्पल दें तो Na के आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता चल जाएगा, 1s2। इसका मतलब क्या? ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 होगा, 2 और 2 4 एंड 4 6 10 होगा, और 10 और 1 11 होगा। इसका मतलब क्या है? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका शेप की अगर बात करूँ मैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब आपको ऑलरेडी ये बात आपको पता है। दूसरे शेल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता ऑलरेडी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसके आखिरी शेल में, वो शेल कहलाएगा उसका लास्ट शेल, और यही शेल कहलाएगा वैलेंस शेल। और इसी शेल को कंप्लीट करना होता है ताकि नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी को क्या करें? हासिल कर ले, अचीव कर ले तमाम एलिमेंट्स, ठीक है।
तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए मैंने, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ठीक है, और तीसरे में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन कर दिए। ये जो कंडीशन है, ये जो एटम है, ये सोडियम का एटम बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्लोरीन का एटम में बनाओ, Cl को क्लोरीन कहते हैं आप, ठीक है, यह बात याद रखिएगा, Cl को क्लोरीन कहते हैं। एलिमेंट्स के चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको, 1s2 2s2 2 6 यानी 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन होगा, 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और जो सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का एटम के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। दूसरे शेल में आपको पता होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और तीसरे शेल में भी आपको पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो कंडीशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की बुनियाद पर। लेकिन यहाँ पे रूल फॉलो करना है। ऑक्टेट रूल क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। ऑक्टेट रूल एक ऐसे रूल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके एलिमेंट क्या करता है, अपनी नोबेल गैसेस की स्टेबिलिटी को वो हासिल कर लेता है, नोबेल गैसेस की तरह हो जाता है वो, ठीक है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करेगा, ये स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा और ऑक्टेट रूल के ये पैरवी करेगा। ये किस तरीके से पैरवी करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये करेगा डोनेट कर देगा। यहाँ ये जहन में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे। अगर इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाए, या आपको पता है ये बात, जब इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, चार्ज आ जाता है, आयन बन जाता है। कैटायन भी बन सकता है और एनायन भी बन सकता है। कैटायन कब बनता है, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा। एनायन कब बनेगा, जब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे डोनेट करता है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन जो उसने लॉस किया, इसने गेन करा, उसके बाद इसका शेल क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद वाला शेल जो अब ये शेल कहलाएगा, यही वैलेंस शेल कहलाएगा। और इस शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ऑक्टेट रूल की पैरवी कर रहा है ये। इसी तरह नोबेल गैसेस की स्टेबिलिटी है, नोबेल गैसेस हासिल कर ली है, स्टेबिलिटी नोबेल गैसेस की इसने अचीव कर ली है। इसने भी अपनी नोबेल गैसेस की स्टेबिलिटी अचीव करी। वो कैसे की, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने प्रोवाइड किया था वो इलेक्ट्रॉन इसने अचीव कर लिया। इस तरीके से इसने भी क्या कर लिया, अपनी नोबेल गैसेस की स्टेबिलिटी कंप्लीट कर ली। इस तरह इसके p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरीके से क्या हुआ, ऑक्टेट रूल की पैरवी हुई। अब आप समझ गए कि अगर इसमें आयन तो बने, आयन दोनों में बन रहे हैं, आपको पता है बात। इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करिए, लॉस करा इसने। इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो क्या होगा, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो इसका जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहलाता है क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहलाता है केटायन। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करके इसने लॉस करा, इसने जब डोनेट करा, इलेक्ट्रॉनों को हासिल करा, अचीव करा, इसमें नेगेटिव चार्ज आया, और जो नेगेटिव चार्ज आया इस पर क्या कहलाएगा, वो क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज वो कहलाएगा एनाइन। जो एनाइन है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या बने, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आई होप आपके समझ में आई होगी। आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल भी आप ऑक्टेट रूल के जरिए ले सकते हो। इस आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल में हमने ऑक्टेट रूल को सही तरीके से समझा है। तो आई होप आपके समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में आयनिक बॉन्ड की दूसरी एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे, और जो एग्जाम्पल होगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जाम्पल होगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह।